जय हिंद बच्चों। आज क्लास 12th में आपका पुराना रिपीट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है, आप 10th में पढ़ चुके हो। व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ वायर इज रिमेन अनचेंज, जब किसी वायर की फिजिकल कंडीशन चेंज ना की जाए। मैं लिखता हूं, व्हेन फिजिकल कंडीशन physical condition of a wire are remain unchanged। फिजिकल कंडीशन कौन सी? उसकी लंबाई ना चेंज की जाए, उसका टेम्परेचर चेंज ना किया जाए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया की चेंज ना किया जाए, तब व्हेन फिजिकल कंडीशन ऑफ अ वायर आर रिमेन अनचेंज, तो क्या होगा? करंट फ्लोइंग through the wire current flowing through the wire is directly proportional to the potential difference of the end of conductor। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ गई बात ना? दोबारा समझो क्या कहानी है। कहानी ये है कि एक वायर है, इस वायर के दो एंड हैं ए और बी, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या है, यदि इस वायर की फिजिकल कंडीशन चेंज ना की जाए तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पर यदि हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट रखा है, तो क्या कहानी है? व्हेन अ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ वायर आर रिमेन अनचेंज देन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है। यानी कि करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। कब? जब वायर की फिजिकल कंडीशन चेंज ना की जाए। When the physical condition of a wire are remain unchanged, the current flowing to the wire is directly proportional to the potential difference of its two end। या फिर हम इसको कह सकते हैं V इक्वल टू आई, और प्रोपोर्शनल का साइन लगाना पड़ेगा तो R। तो R क्या है? R आप जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? R होगा, ठीक है ना। तो V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। V इक्वल टू आई आर, ये आपका क्या है? ओम्स लॉ है। जी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमें कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी इसमें। अब इसमें अब नई चीज़ क्या है वो देखिए। अब नई चीज़ बात करते हैं कि ओम्स लॉ कब वेरीफाई होता है, कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है, और कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा है। या फिर अदर वर्ड्स में बोलें, इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी से द कंडक्टर इज ओमिक कंडक्टर, व्हेन वी से द कंडक्टर इज नॉन ओमिक कंडक्टर। ध्यान रखना, यदि कोई ओमिक डिवाइस है, ओमिक, ठीक है ना, अच्छी राइटिंग लिख दो, OM आई OHM होता है, ठीक है ना, OHMIC, ओमिक डिवाइस।
कंडक्टर, डिवाइस नहीं कंडक्टर बात कर रहे हैं, कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं बेटा समझना, ओमिक कंडक्टर उन कंडक्टर को कहते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। और कैसे पता लगेगा कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं? हाउ वी डिस्क्राइब दैट द कंडक्टर इज फॉलोइंग द ओम्स लॉ? सिंपल सी सीधी सी बात, यदि कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो क्या कहानी है, जो ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और पासिंग कहां से कर रहा होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। किस किस का भाई देखना, V और I का, वोल्टेज और करंट का। उस ओमिक कंडक्टर में हमें कोई भी कंडक्टर मिल जाए, हमें क्या करना है, उसका V और I का ग्राफ बनाना है। और V और I का ग्राफ कहां से जा रहा होगा, ओरिजिन से जा रहा होगा, पहली कंडीशन। यदि कैसे पता लगेगा, कैसे कह देंगे कि आप कोई चीज ओमिक कंडक्टर है, हाउ वी कैन डिस्क्राइब दैट द डिवाइस इज अ ओमिक कंडक्टर? सिंपल सी बात, क्या, द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। डन। सीधी सी बात। कि दूसरी बात क्या होगी, दूसरे वर्ड से हम कह सकते हैं, हम दूसरे वर्ड कह सकते हैं कि व्हेन v इक्वल टू 0 I इक्वल टू 0, पहली कंडीशन 1, v इक्वल टू 0 I इक्वल टू 0 पहली कंडीशन। और दूसरी बात, v एंड I रेशियो इज फिक्स। V और I का रेशियो फिक्स है, तब भी हम कह सकते हैं कि आपका कोई डिवाइस ओमिक डिवाइस है। मैं दो तरीके बता सकता हूं। एक तो तरीका क्या है, आप ग्राफ बनाइए किसका, V और I का, दैट्स पासिंग थ्रू फ्रॉम ओरिजिन, दैट्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द इट इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि आपको ग्राफ नहीं मिला है, अकेला वैल्यू मिली है, तो वैल्यू से हम कह सकते हैं जब V की वैल्यू 0 होगी तो उस कंडीशन में I की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है ना, यानी कि ग्राफ में कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा। मैथ वाले जानते हैं इंटरसेप्ट C, y इक्वल टू mx प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो C की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मैथ वालों को पता है अच्छी तरह। ठीक है ना, तो वही बात है कि इसमें C की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यदि आपको वैल्यू नहीं गिवन, ओनली वैल्यू गिवन है, तो क्या होगा, V और I की वैल्यू 0 होगी। V पर वैल्यू कितनी होगी, V की वैल्यू 0 होगी, तो उस समय करस्पॉन्डिंग I की वैल्यू भी 0 होगी। यदि V की वैल्यू 1 है तो उसकी I की वैल्यू कुछ होगी, बट 0 वैल्यू पर, V की वैल्यू 0 होने पर I की वैल्यू 0 होना कंपलसरी है। और दूसरा बात, V और I का रेशियो, V और I का रेशियो एक फिक्स निकलेगा। कैसे पता है, क्योंकि आपको कैसे पता है, किस सर कैसे कह सकते हैं आप ऐसा होता है, हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब इस ग्राफ में देखो, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन 1 अपॉन R इंटू वी, यही तो होगा। I इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू वी। तो कंपेयर कर बेटा Y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यहाँ पर C की वैल्यू कितनी, C इक्वल टू 0, इंटरसेप्ट नो इंटरसेप्ट, खुद देखो C की वैल्यू 0, और M स्लोप की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन आर, स्लोप की वैल्यू 1 अपॉन आर। और I कितनी, सर I जी दिख रहा है और V जी दिख रहा है, यानी कंपेयर करने पर y एक्सिस पर I दिखा, x एक्सिस पर V दिखा, और स्लोप कितना होगा 1 अपॉन आर, और इंटरसेप्ट 0। इसलिए हम कह सकते हैं V इक्वल टू आई आर, तो V एंड I रेशियो इज सेम। ठीक है ना, V और I का रेशियो सेम होगा। और V और I का रेशियो होगा क्या, V अपॉन I किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। V अपॉन I इक्वल टू किसका होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल। तो आपको पता लग गया कि भैया ओमिक कंडक्टर उस कंडक्टर को बोलते हैं जिसमें V और I का रेशियो फिक्स होता है। यदि किसी वैल्यू V इक्वल टू 0 हो, उस कंडीशन में I इक्वल टू भी 0 होगा। या फिर दूसरे वर्ड्स में कह दें, I और V का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा विच इज पासिंग थ्रू फ्रॉम ओरिजिन। अब आते हैं सर ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जो ओमिक डिवाइस नहीं है, या फिर ऐसी बात बताइए, ऐसे कंडक्टर का नाम बता दीजिए जो ओमिक डिवाइस नहीं हो। तो पहला नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक, नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस कौन कौन सी हैं। पहला मैं आपको नॉन ओमिक डिवाइस बता रहा हूँ, डायोड्स और ट्रायोड्स। ध्यान रखना, जो सेमीकंडक्टर से बनके मिलके बनने होते हैं, डायोड्स हों या फिर ट्रायोड्स हों, डायोड और ट्रायोड ये आपके नॉन ओमिक डिवाइस हैं। ठीक है ना, ये आपके नॉन ओमिक डिवाइस हैं। और ये डायोड और ट्रायोड की बात करें तो उनका ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है ना, यानी ये क्या हो सकते हैं,
डायोड्स हो सकते हैं। मैं आपको डायोड का ग्राफ बनाया हुआ है, डायोड्स। और डायोड किस कंडीशन में है, आपको जी अधिक किसी को नॉलेज है तो डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना। तो डायोड्स आर नॉन ओमिक डिवाइस। यदि आपसे पूछा जाएगा नॉन ओमिक डिवाइस का नाम बताइए, डायोड्स। डन। और ग्राफ कैसा बन रहा है सर, एक कर्व लाइन बन रहा है। वी और आई का जो ग्राफ बन रहा है आप खुद देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। 0,0 से निकल रहा है, 0,0 से निकल तो रहा है ओरिजिन से, बट एक स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है। दूसरा नॉन ओमिक डिवाइस, एक एग्जाम में भी एक बार आ चुका है कि ड्रॉ द वी आई ग्राफ, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ड्रॉ द वी आई ग्राफ ऑफ गैलेनियम आर्सेनाइड, GAAS, GAAS। क्या नाम बताया मैंने, गैलेनियम आर्सेनाइड। गैलेनियम आर्सेनाइड में जो तुम्हारा I है, जो तुम्हारा V है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, और करंट I बढ़ रहा है, यहाँ से V बढ़ रहा है। गैलेनियम आर्सेनाइड का ग्राफ इस तरह से होता है, यानी कि गैलेनियम आर्सेनाइड का ग्राफ देख रहा है, क्या देख रहा है, कर्व लाइन है, कर्व लाइन है, कंटिन्यू सीधा जा रहा था, कंटिन्यू सीधा जा रहा था, फिर भी उसने जर्क ले लिया, यानी कि एक सीधी लाइन कंटिन्यू जा रही थी इस तरह से, फिर भी उसने क्या कर दिया, जर्क ले लिया। तो यहाँ तक तो सीधी लाइन दिख रही है, लेकिन देन आफ्टर आपको उसको जर्क लिख गए, और ये किसका ग्राफ है, गैलेनियम आर्सेनाइड का, GAAS। दूसरा कौन सा था, डायोड। आपने दो चीज़ें पढ़ ली जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करता, पहला डायोड्स और ट्रायोड्स, दूसरा गैलेनियम आर्सेनाइड। तीसरा आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, थर्ड डिवाइस है और वो है वाटर वोल्टामीटर। एक्चुअली वाटर वोल्टामीटर का जो ग्राफ हमें मिलता है, जो आपका एक्स एक्सिस है, जो आपका वाई एक्सिस है, वाटर वोल्टमीटर यदि हम यूज करें तो ग्राफ तो हमें मिलता है एक स्ट्रेट लाइन, बट ओरिजिन से शुरू नहीं होता, यानी कि जो ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, ग्राफ तो मिल रहा है वी और आई का जो ग्राफ है, दैट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, बट दिस इज नॉट बिगिनिंग फ्रॉम द ओरिजिन। इट मीन्स देयर आर सम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बट करंट इज जीरो। द voltage value is zero, there is some voltage of some value, यानी कि 1 2 3 4 5 or something, there is some value of voltage in volt, but there is some potential difference, but current is zero. So this is also water voltmeter, these are the three devices which are not follow Ohm's law. One is a gallium arsenide, second is a diode and triodes, and this the diode and triode graph is given in a forward wise, and another is a water voltmeter. So sometime the graph are asked in your question paper, you draw the graph for diodes, draw the graph for the gallium arsenide, and why they are not follow Ohm's law. Then you memorize these things. Now अब अगला क्या है बेटा, अगला फैक्टर है आपका, और वो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं, विच फैक्टर डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। आपने भी पढ़ा V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ तो यही कहता है V इक्वल टू आई आर। देखिए ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, यहाँ से R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। अब क्वेश्चन आता है इस रेजिस्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर इस रेजिस्टेंस को डिपेंड कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस रेजिस्टेंस पर असर डाल रहे हैं। शुद्ध हिंदी की बात समझिए, कौन कौन से फैक्टर है जो इस रेजिस्टेंस पर असर डाल रहे हैं, रेजिस्टेंस पर, ठीक है ना। चलिए भाई, इस रेजिस्टेंस पर असर डालने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, किसी को याद आ रहा है क्या क्या है। पहला यदि आप पढ़ चुके हो, लेंथ। पहला क्या है, लेंथ। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, सबको पता है कि लंबाई बढ़ने पर, यदि किसी कंडक्टर की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हैज बीन इंक्रीज्ड, 10th क्लास में। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ रखा है बेटा, नेक्स्ट आपने पढ़ रखा है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। यदि किसी कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीज द रेजिस्टेंस इज आल्सो डिक्रीज, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और वायर को थिक करोगे और मोटा करोगे, वायर को मोटा करोगे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यदि हमें रेजिस्टेंस कम करना है तो हमें क्या चाहिए, वायर को अधिक मोटे होने चाहिए, तो रेजिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या था, आपने कहा था एक और पढ़ा था 10th क्लास में, और वो था R depends depends on R depends on resistivity रो, ठीक है ना। R depends on the material of the conductor, किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का बना है, या फिर गोल्ड का बना हुआ है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ और मटेरियल, और मटेरियल को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, थोड़ा और अभी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल तो पढ़ चुके थे। नया टॉपिक जो आपको पढ़ना है कि रेजिस्टेंस और किस पर डिपेंड करता है, लास्ट ईयर आपने नहीं पढ़ा था, और वो था आपका टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे बिलोंग करता है, रेजिस्टेंस बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है। तो बेटा रेजिस्टेंस, यदि मैं बात करूं, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब देखो क्या कहानी है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस था, उसमें 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, 0 डिग्री और गिवन टेम्परेचर पर टेम्परेचर डिफरेंस, यानी मैं कहूँ 0 डिग्री और 100 डिग्री तो डेल्टा टी कितना हो, 100। यदि मैं कहूँ 0 डिग्री और 45 डिग्री तो डेल्टा टी कितना होगा, 45 डिग्री। यदि मैं कहूँ 0 डिग्री और 200 डिग्री सेल्सियस तो कितना हो गया, 200 डिग्री सेल्सियस। तो 200 डेल्टा टी समझ में आ गया है, डेल्टा टी इज अ टेम्परेचर डिफरेंस वेयर डेल्टा टी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, डन। अब आ गया आर टी क्या है, आर स्मॉल में टी, रेजिस्टेंस एट टी, एक फिक्स टी टेम्परेचर। आर नोड क्या है, आर जीरो, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रेजिस्टेंस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब आते हैं अल्फा पर। अल्फा क्या है, ठीक है ना, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अल्फा क्या है, दिख रहा होगा आपको, अल्फा इज अ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये क्या है, अल्फा इज अ कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कि उसका अल्फा कितना है। यदि हम यहाँ से बात करें तो अल्फा भी निकल आ सकता है, अल्फा इसकी यदि बात करें, अल्फा इक्वल टू निकालना हो तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नोड अपॉन आर नोड डेल्टा टी। ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर गिवन मटेरियल या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें एक आज आप एमएससी में जाएंगे तो एक बार आपको और मिलेगा, अल्फा और बीटा भी मिल जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है, तो आपको इसने कहा दिलाना है कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर, और नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है, आर टी इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, आर टी रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, आर नोट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और डेल्टा टी या टेम्परेचर डिफरेंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आ गई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। अब मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ, अब केवल एक चीज़ समझाना है मुझे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपके एग्जाम में आ सकता है। एक 1 वर्ड का क्वेश्चन या फिर टिक मार्क्स क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आपने अल्फा निकाला, अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट क्या है, वेयर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। अब सुनना भाई, अब इस अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, यदि इसमें कैलकुलेट किया
अल्फा निकलेगा पॉजिटिव या फिर अल्फा निकल सकता है नेगेटिव, दोनों ही निकल सकते हैं। अल्फा पॉजिटिव भी निकल सकता है या अल्फा नेगेटिव भी निकल सकता है। तो ध्यान रखना यदि अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है तो वो कंडक्टर होगा, और अल्फा नेगेटिव है तो वो क्या होगा मटेरियल, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर होगा। अल्फा पॉजिटिव है तो मटेरियल क्या होगा, कंडक्टर। इफ अल्फा इज पॉजिटिव द मटेरियल इज अ कंडक्टर, इफ अल्फा इज नेगेटिव दैट मटेरियल क्या होगा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर या फिर हो सकता है क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर, इस चीज का ध्यान रखना। अल्फा डिपेंड करता है, अल्फा इज अ पॉजिटिव, यदि आपने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से और अल्फा निकाला, अल्फा इज अ पॉजिटिव दैट मटेरियल इज अ कंडक्टर। और कंडक्टर मटेरियल कौन कौन से याद करो 10th क्लास, फिर ऑल मेटल आर कंडक्टर। एक चीज और, कार्बन का ग्रेफाइट इज ऑल्सो कंडक्टर, देन इट अ कंडक्टर। और नॉन कंडक्टर जिसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे थे, वो क्या था आपका, नॉन कंडक्टर था, ठीक है ना, जैसे कि ड्राई एयर। ह्यूमन बॉडी या कंडक्टर बॉडी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको बस ये देखना है कि वो कंडक्टर अल्फा उसका आपको मिलेगा पॉजिटिव तो आप बोल सकते हो कंडक्टर डिवाइस, कंडक्टर मटेरियल, नेगेटिव है तो आप बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर मटेरियल, ठीक है ना। चलिए भाई अब आते हैं एक छोटी सी कहानी पर, और उस कहानी से मैं आपको बताऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बवाल है। ये आप एक नई वर्ड पढ़ेंगे, उसे पढ़ेंगे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कैसे काम करती है, उससे पहले एक छोटी सी कहानी, ठीक है ना। और चलिए भाई, तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहानी है तो लंबी सी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको लिफ्ट